Hello everyone, my name is Shivan. So I am a third year student in IIT BHU. So I have scored 100 percentile in chemistry in JEE Mains. तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्टिंग में जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा फास्ट कवर करूँगा क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें तुमको चीज़ें पता होंगी मोस्टली, ठीक है। बट मैं कवर सब कुछ कर दूंगा ताकि कुछ भी छूटे ना। देन जब मोर कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे। तो पहले डेफिनेशन है कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जिसके पास कोई मास होता है, उसको बोलते हैं क्या, मैटर। जैसे एग्जाम्पल पेंसिल हो गया, एयर हो गया, मतलब कुछ भी हो गया जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसके पास मास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो तुमको पता होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तुम्हारे तीन मेन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होते हैं उनका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड क्या होता है, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में तुम रखोगे उसका शेप ले लेते हैं। वही अगर गैसेस की बात करोगे तो उनका ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तुम जहाँ भी रखोगे वो उसका वॉल्यूम कवर कर लेंगे और उनका शेप भी फिक्स नहीं होता है। तुम जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप वो ले लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मैटर को क्लासीफाई कैसे किया गया। तो मैटर को क्लासीफाई किया गया इन द मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो मिक्सचर की बात करें तो दो टाइप के मिक्सचर तुमने पढ़े हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है। एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है। मतलब ये लेट्स सपोज तुम्हारा सॉल्ट एंड वाटर है, ठीक है, उसका मिक्सचर होगा। तब तुम चाहे तुम नीचे से चाहे कुछ पार्ट निकालो फिर वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन देखो, चाहे तुम अपर पार्ट से थोड़ा पार्ट निकालो उसका कंसंट्रेशन देखो, सेम आएगा, ठीक है। यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का। वही हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें तो जैसे तुम्हारा मतलब सैंड और वाटर है, तो सैंड तुम्हारा नीचे बैठ जाएगा, वाटर वाटर यहाँ रहेगा। तो यहाँ देखो सैंड है बट ऊपर सैंड है ही नहीं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। ये दो टाइप के मिक्सचर हो गए। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। तो तुम्हारे प्योर सब्सटेंस कौन होते हैं, तो एलिमेंट होते हैं, या तो मॉलिक्यूल होते हैं, या तो वो कंपाउंड होते हैं। तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। अब तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना कि एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। जैसे तुमने अगर देखा होगा कि H2O मॉलिक्यूल भी लिखा होता है और H2O कंपाउंड भी होता है। तो पहले एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहले एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। एलिमेंट होते हैं व्हेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट, ठीक है। सिंगल टाइप ऑफ एटम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल एटम होना चाहिए, सिंगल टाइप होना चाहिए। मतलब तुम्हारा सोडियम है, ठीक है, तो तुम्हारा सिंगल टाइप ऑफ एटम है, सिर्फ उसमें सोडियम सोडियम है, तो तुम्हारा क्या है, एलिमेंट है। O2 है, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है बट है सिंगल टाइप, ऑक्सीजन ही ना सिर्फ, तो ये भी क्या है, एलिमेंट है। और ये मॉलिक्यूल भी होता है, अभी आगे देखेंगे उसको, ठीक है। और तुम्हारा S8 है तुम्हारा, मतलब तो सिर्फ सल्फर ही है ना, इसलिए क्या है, ये एलिमेंट भी है, ठीक है। वही अगर कंपाउंड की बात करें तो व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन, हम उसको बोलने क्या होता है, कंपाउंड है। तुम्हारा H2 है तो कंपाउंड है, NaCl है तो कंपाउंड है। मतलब ये जो तुम्हारा NaCl है या फिर तुम्हारा सोडियम है कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम्हारे कैसे शेप होते हैं, फेस सेंटर्ड, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं, इनको बोलते हैं लैटिस। तो इस फॉर्म में NaCl या Na एग्जिस्ट करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है मॉलिक्यूल। तो व्हेन टू और मोर देन टू सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन एंड हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। ये जो वर्ड है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे तुम्हारा H2 है तो तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है, मगर इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। मगर कब बोलेंगे, जब इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होगा। मतलब एक सिंगल H2O लोगे तो हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ H2 है। जैसे NaCl है तो NaCl लैटिस के फॉर्म में होता है, तो वहाँ तुम सिंगल वन NaCl निकाल नहीं सकते हो, इसलिए NaCl तुम्हारा सिर्फ कंपाउंड होगा, वो तुम्हारा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। जैसे ओजोन है तो ओजोन तुम्हारा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, और तुम्हारा ओजोन सिंगल टाइप ऑफ एटम है, ये तुम्हारा इसलिए एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे HCl है, तो अगर HCl तुम लोगे ऐसा ही तुम्हारा कंपाउंड होगा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है। बट अगर तुम इसका सिंगल एक ले लोगे, एक HCl का मॉलिक्यूल लोगे, HCl गैस पॉसिबल होती है ना, HCl तो गैस होती है ना, अब गैस है तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एक HCl लोगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी क्या है, वो मॉलिक्यूल है। इसलिए तुम देखोगे H2O को कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल लिख रखा होगा और कहीं कहीं पे कंपाउंड लिख रखा होगा, या फिर ऐसे तुमको लैंग्वेज देखने को मिलेगी कि H2O मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड है उसका H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये एलिमेंट ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो मेजरमेंट ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो तुम्हें 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, जो कन्वर्जन्स होते हैं, वो सब तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है। बट वो सब तो बेसिक होता है, अगर वो नहीं पता होगा तो तुम क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। देखो मैंने यूनिट कन्वर्जन वाला करा रखा रैंक बोटर सीरीज पार्ट 1, ये पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेस्ट वे टू डू यूनिट कन्वर्जन, ये भी अच्छे से देख लेना ताकि तुमको पता लगे कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। और इसमें मैंने सारे यूनिट कन्वर्जन बताया कि कैसे तुम्हारा प्रेशर कौन कौन सी यूनिट होती है, वॉल्यूम की कौन कौन सी होती है, एनर्जी की कौन कौन सी होती है, टेम्परेचर एंड कैरेट, ठीक है, जैसे मैंने कवर किया था। तो ये दोनों वीडियो देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस देखो मैं
मैं टेम्परेचर यहाँ पे कवर करा देता हूँ क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा फिजिक्स में भी होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर तुम्हारा 3 स्केल मेनली हम देखते हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट। अब इसकी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। मतलब लोअर लिमिट होती है मतलब इससे नीचे वो टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता, एक अपर लिमिट होती है मतलब उसके ऊपर वो टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल का तो तुमको पता है कि 0 लोअर होती है और हायर होती है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वही केल्विन की बात करें तो तुमको पता है केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी तुम्हारे पास 0 को क्या करो, 0 प्लस 273.15 करोगे, यानी लोअर लिमिट क्या होगी 273.15 प्लस 100 करोगे, अपर लिमिट क्या होगी 373.15, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 100 डिवीजन यहाँ पे भी है, 100 डिवीजन यहाँ पे भी है। बट फ़ारेनहाइट स्केल में तुम्हारे 180 डिवीजन होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होती है 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट से, एंड एंड कहाँ पे होती है 212। तो स्टार्टिंग ध्यान रखना 32, एंड उसमें 180 ऐड कर दो तो 212 इसकी अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें तो एक्चुअल में ये लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट होते क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो लोअर लिमिट होता है वो तो तुम्हारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो तुम्हारा अपर लिमिट होता है वो तुम्हारा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, या फिर 373.15 केल्विन बोलो, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो। वही अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस बोलो, या 273.15 केल्विन बोलो, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो। तो वही तुम्हारी 2-3 स्केल है, एक केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो वही क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और तुमको पता है ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तुम्हारा है रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तुम्हारा सारी स्केल होगी। केल्विन का डिग्री सेल्सियस का तुमको कन्वर्जन आता ही होगा, तो इसका ये फॉर्मूला है। और जो फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस फॉर्मूले को तुम याद करना तो याद कर लो, बट देखो तुमको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तो कोई भी तुमको रैंडम स्केल दे दे और तुमको उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताता दे, तो तुम किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये अभी मैं 2-3 फॉर्मूले साइड ड्रॉ करूंगा, देखो कैसे। तो किसी भी स्केल के लिए क्या होता है ना, तो तुम्हारा एक्स मतलब वो स्केल का जो तुम्हारा वेरिएबल है माइनस लोअर लिमिट अपॉन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्चुअल में क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या, ये तुम्हारे नंबर ऑफ डिविजन्स एक्चुअल में है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हारा ये सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट के लिए अप्लाई करके तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो सेल्सियस को हम डिग्री सी से दिखाते हैं, माइनस की लोअर लिमिट क्या होती है 0 होती है, अपॉन में नंबर डिवीजन कितने होते हैं 100 होते हैं, इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट की बात करें तो तुम्हारा डिग्री फ़ारेनहाइट से दिखाते हैं, माइनस इसकी लोअर लिमिट क्या होती है 32 होती है, अपॉन में इसका नंबर डिवीजन कितने होते हैं 180 होता है, ठीक है। वैसे केल्विन की बात करें तो तुम्हारा तुम दिखाते हैं केस है, ठीक है। और इसका लोअर लिमिट क्या होती है 273.15 और इसके नंबर डिवीजन कितने होते हैं 100 होते हैं। अब इनको कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो इसको यहाँ से उठाओ, इसको उठा के कंपेयर कर लो, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो, ये इक्वेट करोगे तो 100 कट जाएगा, ठीक है। निकाल जाएगा तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15। ये बोलेगी केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। अब इसको करके दिखाता हूँ, देखो चाहे इसको कन्वर्जन निकालना है हमको, तो देखो डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 इक्वल्स टू f माइनस 32/180, ठीक है। देखो 0 से 0 इसको काट दो 5 या 9, तो देखो ध्यान से देखो f माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 c आ गया, यानी f इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ c प्लस इसको देखो तो क्या जाएगा 32। ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यानी कोई भी तुमको स्केल दे दे, बोल दे कि तुम्हारी ये स्केल है और उसकी लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि ए स्केल है और लोअर लिमिट वाले उसकी x है और अपर लिमिट उसकी क्या है y है, और तुमसे बोले अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ इस स्केल में क्या होगा। तो तुमको कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला तुम लगाओगे और तुम उसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बट एडवांस में तुमको ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है साइंटिफिक नोटेशन। वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट तुम्हारी बेसिक मैथ है, इसलिए मैं उसे करा देता हूँ ताकि जिसको नहीं आता होगा वो सीख जाएगा, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये नंबर लिखा हुआ है, ये तुम्हारा नंबर लिखा हुआ है, इसको हमको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। पहले तो सबसे पहले देखो कि हमें नीड क्यों पड़ी साइंटिफिक नोटेशन की। जब हमें नंबर लिखा तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। हमको क्या चाहिए था कि हम किसी भी नंबर को बहुत छोटे फॉर्म में लिख पाए, तो हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो तुम्हारा पहला नॉन जीरो नंबर होगा हम उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और इंटू 10 की पावर में सब कुछ लिख देंगे। यहाँ देखो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यानी 1.6 लिखेंगे, फिर इंटू 10 टू द पावर। अब जो भी तुमको कन्वर्ट किया उसके अकॉर्डिंग देख लो, तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 टू द पावर माइनस, यानी इसको अगर तुमको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है यानी 273,508 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि तुमने 2 डेसिमल इसको शिफ्ट किया है। यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब देखो अगर तुमको शिफ्ट करने में तुमको कंफ्यूजन होता है कि कब पावर नेगेटिव लगाएंगे कब पॉजिटिव लगाएंगे, तो सबसे देखो बेस्ट तरीका है कि ऐसे ध्यान रखो कि अगर तुम यहाँ पे नंबर को डिक्रीज कर रहे हो तो इसको पावर को तुमको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। और अगर तुम इस नंबर को क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, जो तुम्हारा पहले नंबर है उसको इंक्रीज करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा पावर घटानी पड़ेगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम नंबर को बढ़ाओगे तो पावर घटाना पड़ेगा और नंबर को घटाओगे तो पावर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब तो यहाँ पे 273.508 लिखा हुआ है। अब हम 2 डेसिमल इधर शिफ्ट, पहले लिखा हुआ 273
3। अब इसको 2 पॉइंट समथिंग बना रहे हैं, यानी नंबर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो पावर को हम कैसे बढ़ाएंगे, पॉजिटिव में बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने 2 शिफ्ट किया इसलिए प्लस का 2, यहाँ देखो 0.0016। अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, 1.6 हमने लिया, यानी तुम्हारा पहले नंबर क्या था, छोटा था, बाद में ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया 1.6। नंबर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, यानी पावर क्या होगा, नेगेटिव होगी, यानी 10⁻⁻3, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, बाकी तो सिंपल मैथ है, तुमको आता भी होगा, ठीक है। अब देखो जो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड एडिशन वाला रूल है, यहाँ पे बहुत बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है, जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10 की पावर जो भी होता है वो क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तुमको पता भी होगा। तो तुम्हारा भाई 2 नंबर है, तो 2 9 18 तुम्हारा ये हो गया, यहाँ पे 10⁻6 प्लस 17 तो 10⁻23, ठीक है। इस तरह से कुछ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर डिवीजन रूल की बात करें तो तुमको पता है पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तुम्हारा ये मतलब 4, ये तुम्हारा नंबर था, ठीक है। हमने 2 से इसको पहले काट किया, 2 बचा, फिर 10⁻7 और माइनस, और यहाँ पे प्लस का 6 है तो -6, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10⁻13, ठीक है। तुम्हारा हो गया। फिर तुम्हारा यहाँ पे भी है, तुम्हारा यहाँ पे पावर देखो नीचे भी क्या है, नेगेटिव में, तो बहुत ही साइन का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहले ये 2 हो गया देखो, ठीक है। फिर 10⁻9, फिर माइनस का साइन लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि पावर, ठीक है। देन उसके बाद माइनस का 17 यानी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -9 प्लस 17 10⁸ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसमें तुमको पावर ऐड करना है तो पावर सब्ट्रैक्ट करना है। फिर अगर बात करें एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, तो हमेशा ध्यान रखा कि कभी अगर पावर में लिखा है या तो उसकी पावर रिमूव कर दो, या तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पावर को सेम बनाना पड़ेगा, तभी दो नंबर्स को तुम ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ वी हैव द 2 नंबर्स विद द पावर देन वी कैन ओनली ऐड देम इफ द पावर इज सेम, ठीक है। जैसे हमारे तो ये 2 नंबर है, हम इनको ऐड करना, तो यहाँ देखो पावर सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ से मैथ में जैसे कॉमन लेते हैं ना, जब भी पॉजिटिव में कुछ होता है, यहाँ से 10⁻4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या है 6 + 7, तो क्या होगा 13 × 10⁻4। बट वही अगर बात करें यहाँ पे 7 × 10⁻4 है, 2 × 10⁻6 है, तो यहाँ देखो 10⁻4 है, यहाँ 10⁻6 है। तो एक तरीका है कि हम सारे 10 वाली पावर हटा देने से नंबर में लिख लें, तो वो हम करना नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी पावर होगी तो तुम क्या इतना लिखते बैठोगे। तो तुमको क्या करना है, दोनों की पावर को क्या करना है, सेम करना है। या तो हम इसकी पावर को कन्वर्ट कर लें 10⁻6 में, या तो इसको कन्वर्ट कर दें 10⁻4 में। तो दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो 7 है × 10⁻4 है, इसको हमको कन्वर्ट करना है 10⁻6 में, यानी इसको कर रहे हैं हमने 10⁻6, यानी इस नंबर को हमने 2 से इंक्रीज किया, ठीक है। अब इस नंबर को हमने इंक्रीज किया तो इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी तुम क्या करो 2 से शिफ्ट कर दो। तो तुम्हारा 2 शिफ्ट किया तो 0.07 × 10⁻6 आ गया, यहाँ पे प्लस 2 × 10⁻6, तो दोनों को ऐड करोगे क्या जाएगा 2.07 × 10⁻6। सिमिलरली अगर तुमको मान लो इस नंबर को 10⁻4 में कन्वर्ट करना है, तो 7 × 10⁻4 हमको यही रखना है। अगर हमको इसको चेंज करना है तो प्लस 2 × 10⁻6 है, इसको 10⁻4 में ले जा रहे हो, इसको नंबर को डिक्रीज कर रहे हो 2 से, तो इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। तो तुमने ऐड कर दिया, ठीक। अब क्या करो 10⁻4 कॉमन हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 207 × 10⁻4, ठीक है। अब तुम चाहते हो तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो फिर से 10⁻6 में, ठीक है। 10⁻6 में कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसको इंक्रीज कर रहे हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तुम इसको 2 से बढ़ा, तुमको 2 से डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी 2.07 × 10⁻, ठीक। देखो दोनों क्या है, सेम नंबर है, ठीक है। तो जिनको कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वैसे तो ये मैथमेटिक्स इसमें कुछ ऐसा बहुत है नहीं कि तुमको ये सब सिखाना पड़ेगा, यहाँ तो इंक्रीज करा तो डिक्रीज करा, ऐसे ही मतलब ट्रिक बतानी पड़े। बट अगर जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उनके लिए था। अब देखो बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। वैसे तो सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा सिलेबस से हट चुका है, बट हम सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे तो ये तुम्हारा फिजिक्स में है, तो तुमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 1 है कि ऑल नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे तुम्हारा ये है क्या है, नॉन जीरो नंबर क्या है, यहाँ पे 3 नॉन जीरो नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे 2 नॉन जीरो नंबर क्या है, 2 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। वही अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो ऑल द जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी तुम्हारा नंबर हो, अगर किसी नॉन जीरो नंबर के पहले जितने भी नंबर लिखे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। यानी तुम्हारे ये सारे जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3, यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3। अब अगला रूल है कि जीरो बिटवीन द 2 नॉन जीरो नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो लिखे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी यहाँ पे तुम्हारे सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ भी कितने हैं, 4, ठीक है। अब अगला रूल तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ, जीरो बिटवीन अ नॉन जीरो डिजिट एंड अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब तुम्हारा ये नंबर है, ठीक है, ये तुम्हारा डेसिमल है, ये तुम्हारा नॉन जीरो नंबर है, इसके बीच में जितने भी जीरो लिखे होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे तुम्हारा 2 नॉन जीरो नंबर के बीच के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, वैसे एक डेसिमल और एक नॉन जीरो नंबर के बीच के सारे जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कहा कि जीरोज आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब तुम्हारे जो जीरो होंगे वो डेसिमल के बाद जो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, बट उसकी कंडीशन है
कि कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर पहले होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस जीरो से पहले कोई ना कोई एक नॉन जीरो नंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 नॉन जीरो नंबर है, यानी ये तुम्हारा डेसिमल के बाद वाला जीरो क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा। यानी तुम्हारा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर तो कितने हैं, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हैं 3, क्योंकि यहाँ इसके बाद कोई जीरो लगा नहीं, बस यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट, यानी तुम्हारे क्या होगा यहाँ पे 3। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा देखो कोई भी डेसिमल नहीं है, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे जीरो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट जीरो तभी होंगे या तो वो डेसिमल और नॉन जीरो नंबर के बीच में हो, या तो वो डेसिमल के बाद हो, बट उसके लिए भी कंडीशन है कि तुम्हारा वो कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर के बाद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो, या भी बोलें कि तुमसे जेई वाले गलती करवा सकते हैं। अब लास्ट रूल तुम्हारा है कि कोई भी काउंटिंग नंबर होता है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे तुम्हारा 2 बॉल हैं, 12 है, तो इनमें क्या है, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। और एक दो एग्जांपल तो और है, जैसे हमारा लिखा हुआ है 2.03 टू 10 पावर 17। तो कभी भी इसको सिग्निफिकेंट फिगर के लिए देखना नहीं है, ठीक है। कभी भी पावर वाली चीज को सिग्निफिकेंट फिगर के लिए नहीं देखना है, सिर्फ जो नंबर दिया है उसको तुमको देखना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर करते हैं 3। अब देखो ये तुम्हारा एक ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहली बात तुमको पता है इसकी तुमको सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब नहीं है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा नॉन जीरो नंबर के जो पहले जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट, यानी ये तुमको हम काउंट नहीं करेंगे। तुम्हारा ये पहला नंबर है तुम्हारा जो कि क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो इसके बाद के सारे जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। वही मान लो तुम्हारा यहाँ पे अगर डेसिमल ना लगा होता, ठीक है, मान लो ऐसे लिखा होता 008 0070, तो तुम्हारा ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तुम्हारा ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, बट यहाँ पे डेसिमल लग गया तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं राउंड ऑफ रूल। तो राउंड ऑफ रूल तुम्हारा सिंपल सी बात है, तुम्हारा कोई भी नंबर तुम्हारा मान लो ये नंबर तुम हटा रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा नंबर हटा, तो इसके जो पहले नंबर होगा उसके साथ क्या करना है वही तुमको देखना है। जो तुम नंबर हटा रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा जो पहला नंबर होगा यहाँ पे जो उसको तुम हटा रहे हो वो तुमको देखना है कि वो कितना है। अगर वो तुम्हारा 5 से कम होता है तो तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यानी तुम्हारा सेम नंबर को, इस वाले नंबर को सेम रहने देना है, ठीक है। अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 5 है तो तुम्हारे इस नंबर को तुम क्या करोगे, 1 से इंक्रीज कर दोगे। अब वही अगर 5 आ जाता है तो तुम क्या करोगे, अगर वो ऑड हुआ तो तुम क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। वही अगर इवन हुआ तो तुम उसमें कुछ भी नहीं करोगे, उस नंबर को सेम रहने दोगे, ठीक है। किस नंबर को, इस नंबर को, मतलब जो तुम डिजिट हटा रहे हो उसके जो जस्ट पहले वाला नंबर होगा उसमें चेंज करना होता है। अब वही देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है लैंग्वेज फॉर्म में, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज द मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय द 1। मतलब तुम्हारा ये मान लो ये नंबर है, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 6 रिमूव कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो 6 रिमूव कर रहे हैं, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो तुम्हारा 5 से ग्रेटर देन है, तो तुम्हारा जो पहले वाला नंबर होगा इसके जस्ट वो तुम्हारा 1 से उसको हम इंक्रीज कर देंगे, यानी तुम्हारा कितना बन जाएगा 1.39। वही अगर राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 तब तुम्हारे प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी हम चेंज नहीं करने वाले। तुम्हारा ये नंबर है, यहाँ पे हम 4 को रिमूव कर रहे हैं, तो इस 4 को हमने रिमूव किया, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, लेस देन 5 है, तो ये तुम्हारा 3 रहेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4.33। वही लिखा होगा इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन बट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज अ ऑड नंबर, ठीक है। अगर ऑड है तो 1 से बढ़ाना है, अगर इवन है तो इसको क्या रहना है, देना है। तो तुम्हारा एग्जांपल में यहाँ पे 6.35 है, उनको इसको 5 को हटाना है, बट यहाँ पे ऑड नंबर है तो हम इसको क्या कर देंगे 6.4 में कन्वर्ट कर देंगे। बट यहाँ पे 6.25 है, यहाँ पे तुम्हारा 5 को हटाना है, बट यहाँ पे इवन नंबर है तो इसको हम इवन ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा राउंड ऑफ रूल है, किसी भी क्वेश्चन में जो तुम्हारा अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो वो बोले चाहे ना बोले हमको आंसर राउंड ऑफ करके ही लिखना होता है, अगर तुम्हारा डेसिमल में आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर तो तुमको इंटीजर में देना पड़ेगा। तो हमेशा राउंड ऑफ रूल लगाना कंपलसरी है जब भी तुम आंसर को अपने लिखोगे। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल है और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है, ठीक है, किसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो देखो क्या होता है, जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, जब तुम्हारा मान लो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो इन दोनों में जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मान लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर x थे तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमको देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यानी यहाँ पे आंसर में कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी आंसर क्या होना चाहिए 3.1, क्योंकि यहाँ से 2 हटा रहे हो तो 2 तो लेस देन 5 है, नहीं ये तुम्हारा नंबर इंक्रीज कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो 3.1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वही तुम्हारे सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, इसको पढ़ लो। तो वही अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो तुमको यहाँ पे देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है। तो यहाँ तुम्हारे डेसिमल के बाद देखो 1 डिजिट है, यहाँ तुम्हारा 3 डिजिट है, यहाँ तुम्हारा कितने हैं 2 डिजिट है, तो जितना तुम्हारा इसमें होगा उतने ही तुमको डेसिमल के बाद यहाँ भी डिजिट रखने हैं। तो यहाँ तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 31.1, क्योंकि 2 को रिमूव करोगे लेस देन 5 है, ये नंबर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तुम्हारा यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस शुड बी इक्वल टू द
नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर विद द लीस्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे तो तुमको सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो तुमको क्या देखना है, तो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है। ठीक है, बट तुम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में तो उसमें ये रूल नहीं लगाने। ठीक है, ये रूल तभी लगाना है जब तुमको दो नंबर को मल्टीप्लाई कराएगा या सब्ट्रैक्ट कराएगा या ऐड कराएगा या फिर डिवाइड कराएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो देने नहीं वाला सिंपल कि तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन कराएगा। इसका मतलब तुमसे वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल जाना चाह रहा है कि तुमको पता है कि नहीं पता है। अब तो हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो तुम्हारा पहला लॉ है जो तुम्हारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो तुम पढ़ते हैं अभी तक। ठीक है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये एंटोनी लेवॉइसियर ने दिया था। ठीक है, और तुम्हारा अगर बात करें, अगर जेई नेट की बात करें तो तुम्हारा अगर हम लोग दे दें कि न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है तो बताओ कि वहाँ पे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारा E=mc²। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एम मास होता है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारा जो एम मास है, तुम्हारा कुछ मास होता है वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, देखो मास अगर कंजर्व करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटम को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा ये क्या है, रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारा ये N2 है, H2 रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। ठीक है, तो पहले तुमको करना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस, क्योंकि तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। तो यहाँ पे 2 N2 है तो यहाँ पे 2 N लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हारा H2 है, यहाँ पे 6H हो गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे N2 यानी तो तुम्हारा नाइट्रोजन एटम का मास कितना है, 14, यानी 14 × 28 हो गया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो तुम्हारा मास हो गया 6 ग्राम। ठीक है, अगर एक मोल की बात करें, अगर एक एटम की बात करेंगे तो तुम्हारा जाएगा 28U। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे तुम्हारी एटॉमिक मास यूनिट होती है एक एटम का मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा 28U है और तुम्हारे यहाँ पे 6 अगर हाइड्रोजन का एटम है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6U। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना देखो 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 28 और प्लस 6 हाइड्रोजन है तो हमारा 28 + 6 यहाँ में कितना है, 34। तो तुम्हारा क्या होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास देखो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा मोल्स में लिखेंगे तो तुम्हारा ग्राम होती है यूनिट, अगर तुम एटम की यूनिट दिखाते हो तो तुम्हारा यू इसकी यूनिट होती है। ठीक है, वो भी आगे देखने वाले भाई हम। तो सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़ दो तो सारी रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। या फिर बोल रहे कि एटम्स तुम्हारे होंगे वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा अगला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर बोले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कि कोई चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको ये क्या कहता है कि देखो तुम कोई भी तुम कंपाउंड लोगे, चाहे उसका नेचुरल सोर्स हो, चाहे उसको तुमने लैब में बनाया हो, उसका फॉर्मूला, उसकी कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगी। वही यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, इसको तुम पढ़ लेना। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा NH3 है, इसको चाहे तुम लैब में प्रिपेयर करो, चाहे तुम कहीं से भी लेके आओ। ठीक है, उसका NH3 तुम्हारा, उसमें एक नाइट्रोजन एटम ही रहने वाला है, यहाँ पे तुम्हारे 3 हाइड्रोजन एटम ही रहने वाले हैं। नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन तुम्हारा अगर एटम के फॉर्म में देखे तो 1:3 हमेशा रहने वाला है, चाहे तुम्हारा सोर्स कुछ भी हो। ठीक है, अगर तुम्हारा वाटर है तो वाटर चाहे तो तुमने घर का पानी लो, चाहे तुम सी से लेके आओ, चाहे तुम कहीं से भी लेके आओ, तुम्हारा वाटर में तुम्हारा 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे। ठीक है, और एक तुम्हारा ऑक्सीजन का एटम होगा, यानी 2:1 ही रहता है तुम्हारा एटॉमिक रेशियो। अगर मास का रेशियो देखें तो यहाँ पे 14:3 रहने वाला है ऑलवेज, यहाँ पे तुम्हारा 2:16, यही बोले कि 1:8 ही ऑलवेज आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। अब देखो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो दिया था डाल्टन ने। और बाकी तुम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो, जिसके स्टेटमेंट तुमको याद होना कंपलसरी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान से समझना। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेट्स दैट इफ 2 elements कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, then the mass of the one element that combined with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। मतलब ये कि मान लो कोई तुम्हारा 2 एलिमेंट है, वो कंबाइन होकर मोर देन 2 कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसमें हम एक एलिमेंट का रेशियो देखें और दूसरे के मास को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो रेशियो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर में आएगा। मतलब जैसे तुम्हारा ये मास कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO भी बना सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बना सकता है। अब इनके मासेस के रेशियो लिख लो तो मास क्या होता है, 12 होता है, इसका 16 ही होता है, तो 12:16। यहाँ देखोगे 12:32। ठीक है, अब वो क्या करना है, एक के मास को कांस्टेंट करना है, तो यहाँ देखो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है 12। ठीक है, तो जिसको कांस्टेंट रखो, अब इनका रेशियो देखो जो दूसरा एलिमेंट है, तो यानी 16:32, यानी क्या है 1:2, क्या है सिंपल होल नंबर। ठीक है, वही लिखा हुआ है
दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास, ध्यान रखना ये बात, फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है। मान लो हम क्या करें, एक बार ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दें। देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 32 है, यानी इस ऑक्सीजन के मास हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ 16 है तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा 24:32, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशियो तुम्हारा, अब इसका तो फिक्स कर दिया तुमने, अब कार्बन का रेशियो क्या होगा, कार्बन का रेशियो जो होगा 24:12 यानी 2:1, भी क्या है, सिंपल वोल नंबर, ठीक है। सिमिलरली देखो बेस्ट एग्जांपल ये है, तुम्हारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड तुमको पता है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा +1 में होता है, यहाँ +2 में होता है, यहाँ +3 में होता है, यहाँ पे तुम्हारा +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पे +5 होती है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा ये कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे मासेस लिखोगे तो तुम्हारा ये मासेस लिखे हुए हैं, मासेस के रेशियो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 14:16, 28:48, 14:32, 28:80, ठीक है। मासेस लिखे, टोटल मास हमें क्या क्या लगना है, इनका टोटल मास लिखना है। अब देखो यहाँ पे तुमसे बोलेगी बताओ यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देगा मतलब बोल देगा कि इसमें बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन है किसी एक के मास को क्या करना है, तुमको इक्वल करना है। तो लेट सपोज मैं पहले कर लेता हूँ नाइट्रोजन के मास को सबको इक्वल, ठीक है। यहाँ 28 है, या 14 है, या 28 है, या 14 है, या 28 है, तो या तो सबको 14 बना लो या तो सबको 28 बना लो। तो मैं सबको 14 बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 14:8, या तो तुम्हारा ऑलरेडी 14 में, यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा 14:24, यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा ऑलरेडी 14 में, यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा 14:40 है। देखो नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। तो यहाँ तुम्हारा कितना है 8, यहाँ तुम्हारा कितना है 16, यहाँ तुम्हारा कितना है 24, यहाँ तुम्हारा कितना है 32, यहाँ तुम्हारा कितना है 40। अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या 8 कॉमन ले सकते हो, यानी 8 से काट दो। देखो 8 1 × 1, 8 2 × 16, 8 3 × 12, 8 3 × 24, 8 4 × 32 और ये 5 × 40, यानी क्या आ गया 1:2:3:4:5। तो तुम्हारा क्या हो गया, सिंपल वोल नंबर आ गया। सिमिलरली तुम्हारा ये होमवर्क है, तुम क्या करोगे, एक बार ऑक्सीजन के मास को क्या करोगे, इक्वल करोगे, फिर नाइट्रोजन का रेशियो लेके देखोगे तो वो भी क्या आएगा, सिंपल वोल नंबर आएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। इस पे तुमको जेईई मेंस और एडवांस दो में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी तुमको सभी लॉस के स्टेटमेंट पता होने चाहिए, वो भी तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो अगला देखो क्या है, गेल-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये नाम ही देखो, नाम में ही साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाय द गेल-ल्यूसैक्स, ठीक है। अब ये कहता क्या है, स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब भी कोई गैस कंबाइन होगी या फिर प्रोड्यूस होगी, मतलब दो गैस कंबाइन हो रही है या फिर दो गैस प्रोड्यूस हो रही है इन अ केमिकल रिएक्शन, देन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, मतलब तब उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो एक सिंपल वोल नंबर होगा, सीधी सी बात है। तो देखो मान लो तुम्हारी ये रिएक्शन लिखी है, ठीक है, ये तुम्हारी बैलेंस रिएक्शन है। तो तभी कभी भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सबसे पहले रिएक्शन को करना है बैलेंस। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब अगर ध्यान से देखो, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 मोल इसके रिएक्ट करेंगे इसके 1 मोल के साथ, तो ये बनाएंगे 2 मोल वाटर। अभी आगे मोल कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगर तुमको ये चीज समझ नहीं आती है तो तुमको बाद में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 मोल यहाँ बने हैं, तुमको पता है 1 मोल कोई भी गैस होती है, ठीक है। कोई भी गैस अगर 1 मोल होती है तो उसका वॉल्यूम इक्वल होता है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं इसका x वॉल्यूम है, ठीक है। तो 2 × x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 2 मोल है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो गए, वॉल्यूम ऑफ गैसेस होगी। यहाँ सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो देखो इनका रेशियो देखो, अगर ये रेशियो देखो तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 2x रेशियो हुआ x कॉमन निकालो हट जाएगा, तो तुम्हारा क्या जाएगा 2:1। तो क्या आ गया तुम्हारा सिंपल वोल नंबर, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया 2:1। अगर तुमको ये मोल लीजिए समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर सिंपल लैंग्वेज में और लिख दूँ तो यहाँ अगर मान लो यहाँ पे इसके यूज में 100 ml, तो यहाँ पे तुम्हारा 50 ml इसके यूज होंगे, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 100 ml का, ठीक है। तो ये जो इनके जो या तो वो कंबाइन हो रहे हैं तब जो उनका रेशियो देखोगे वॉल्यूम का, तब तुम्हारा क्या आएगा सिंपल वोल नंबर होगा, या फिर किसी रिएक्शन में फॉर्म हो रहे होंगे तब भी तुम्हारा क्या आएगा सिंपल वोल नंबर। अब अगला तुम्हारा लास्ट लॉ है अवोगाड्रो लॉ। तो अवोगाड्रो लॉ कहता है कि तुम्हारी कोई भी गैस हो, अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो अगर उसके वॉल्यूम इक्वल है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, मतलब कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब तुम्हारे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमने फिक्स कर दिए, तब चाहे कोई भी गैस हो, अगर तुमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो उनका वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी अगर बोले अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है, तो ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एट एसटीपी जो तुम्हारा 1 मोल कोई भी गैस होगी तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। और ये भी है तुम्हारा जो
एक मोड होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर यानी Na इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे तुम्हारा Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं, यानी ये बोल रहे हैं कि इतने अगर मॉलिक्यूल हैं किसी भी गैस में, अगर इतने मॉलिक्यूल हैं या Na मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर। बट ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन होगा, अगर अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन देखेंगे तो वो होता है 22.7 लीटर। अब देखो इसमें ये डिफरेंस क्यों, देखो जनरली क्वेश्चन में तुमको बता देगा कि तुमको 22.4 यूज करना है या 22.7 यूज करना है। अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो तुम 22.7 यूज करना, अगर उसने कुछ भी बता नहीं रखा है। और मेंस का अगर क्वेश्चन है तो मेंस में तो दे रखा होगा, और या तो तुम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना कि वहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। मेंस वाले क्वेश्चन में जनरली तुमको 22.4 ही यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दो वैल्यू अलग अलग क्यों आई, तो पहले तुमको बताऊँ जी STP होता क्या है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273.15 केल्विन। और तुम्हारा स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, तो जो ओल्ड कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रेशर था 1 atm, बट जो तुम्हारा न्यू कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा है 1 बार, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm अगर वैल्यू डालोगे तुम प्रेशर की तो तुम्हारा आएगा 22.4 लीटर। वही अगर तुम 1 बार डालोगे तो आएगा 22.7 लीटर, ठीक है। अब बात करेंगे कहाँ डालने की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये निकालते कैसे हैं आखिर, तो वो हम निकालते हैं PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये तो P तुम्हारा हो गया प्रेशर, V तुम्हारा हो गया वॉल्यूम, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R तुम्हारा कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, T तुम्हारा टेम्परेचर है। तो हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले में क्या डालते हैं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में डालते हैं। तो देखो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT बाई P, ठीक है। तो तुम्हारा n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितना हमको मानना है 1 मानना है। तो R तुम्हारा कांस्टेंट है, T तुम्हारा क्या है टेम्परेचर है जो कि तुमको पता है इतना डालना है। तो यहाँ पे जो P की वैल्यू है अगर तुम वो 1 atm डालोगे तो वॉल्यूम जो तुम्हारा आएगा तब आएगा 22.4 लीटर, अगर 1 बार डालोगे तो आएगा 22.7 लीटर। जो R होता है ना वो तुम्हारा अगर atm में होता है तो उस R की वैल्यू होती है 0.0821, अगर तुम्हारा ये बार में लोगे तो R की वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0831, ठीक है। तुम टेम्परेचर डाल के सॉल्व करके देखना, यहाँ पे तुम्हारा आएगा 22.7, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 22.4। अगला तुम्हारा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 स्टेटमेंट तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको जेईई में देखने को मिल सकता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट का था कि जो मैटर होता है वो कंसिस्ट करता है इंडिविजुअल एटम। तो सबसे पहले डिफिनेशन ने मैटर की देखी थी कि कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और वो ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, उसको बोलते हैं मैटर। तो कोई भी मैटर बना होता है ना वो इंडिविजुअल एटम से बना होता है, ठीक है। उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, एटम होती है। फिर एटम कंबाइन होते हैं तब उससे मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल हो जाता है कंपाउंड होकर तुमको पूरा कंपाउंड मिल जाता है, ठीक। और तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एंड एट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द मास। मतलब कि कोई भी तुम एलिमेंट लोगे, ठीक है, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ऐसा नहीं कि मास बदलता रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। मतलब ये नहीं कि आज कुछ और प्रॉपर्टी कल कुछ और प्रॉपर्टी आ रही है, मगर तो तुम्हारे अगर तुम 2 डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो उनके मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दोनों भैया कि तो तुम्हारा आइसोबार होते हैं वहाँ पे मास तो सेम होते हैं, तो वहाँ पे हम जो देखते हैं मास वो अप्रोक्सीमेट मास होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मास कभी भी सेम नहीं होता है 2 एलिमेंट का। वो 40 जो तुम याद करते हो कि एर्गॉन का 40 और तुम्हारा कैल्शियम का 40, तो वो क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट मास होते हैं, ठीक। और तीसरा तुम्हारा है कि कोई भी कंपाउंड जो फॉर्म होता है, ठीक है, व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द फिक्स्ड रेशियो। मतलब तुम्हारा मान लो वाटर बनाना है तो उसको तुमको 2 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, 1 ऑक्सीजन एटम लगेगा। तुमको CO2 बनाना है तो 1 कार्बन लगेगा, 2 ऑक्सीजन लगेगा। तो कोई भी एटम्स जो होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, तब क्या बनता है, एक कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो तुम्हारा चौथा स्टेटमेंट है कि केमिकल रिएक्शन में जो होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है, ना ही कुछ भी क्रिएट होता है ना ही कुछ भी डिस्ट्रॉय होता है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ही लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा किसी भी रिएक्शन में ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा ना ही कोई नया एटम फॉर्म होगा, ठीक है। अगर बेसिकली देखो 4 स्टेटमेंट क्या है, पहले हमको देखना एटम है, कोई भी एटम से बना होता है, कोई भी कंपाउंड बना होता है। फिर जब एटम देख लिया, अभी एटम की प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक एटम की जो आइडेंटिकल मास होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होंगी। अलग अलग एटम लोगे तो उनके अलग अलग मासेस होंगे। अब जब एटम हमारे पास होगा, एटम से क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो कोई भी एटम होंगे कि फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो तुम्हारा मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल से हम नए नए कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या रिएक्शन कराएंगे। कोई भी रिएक्शन जब होगी तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम होगा। अब देखो ये तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर बात करें मास ऑफ एन एटम, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ AMU। तुमको पता है AMU क्या होती है, मास की यूनिट होती है कि नीड क्यों पड़ी। तो एक्चुअल में तुम्हारा मास ऑफ ऑक्सीजन जैसे तुम्हारा है तो क्या होता है 2.65666 इंटू 10⁻23। मास ऑफ नाइट्रोजन है तो वो ये होता है। तो ऐसे मासेस को याद करना हमारे लिए क्या था, इजी नहीं था। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे,
कोई एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे हम इन सभी मासेस को अगर डिवाइड करें तो हमको सिंपल नंबर मिल जाए। तो वो एक्चुअल में नंबर क्या था, वो जो हमारा कार्बन 12 होता है उसका जो मास होता है उसको 12 से डिवाइड कर दो तो वो नंबर जो होता है वही वो नंबर होता है जिससे हम सबको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वही डेफिनेशन लिखिए, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्योंकि कार्बन को तुमको पता है 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 होगा उसके मास को लिया गया, उसको डिवाइड किया गया 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि तुमको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वहाँ पे 12 होते हैं। ठीक है, तो ताकि अगर 12 से डिवाइड कर देंगे यानी तुम्हारा मास ऑफ 1 न्यूक्लियन पता चल जाएगा। 1 न्यूक्लियन मतलब ये बोले कि 1 न्यूट्रॉन का मास पता चल जाएगा, यही बोले कि 1 प्रोटॉन का मास पता चल जाएगा। ठीक है, और तुमको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। तुम्हारे प्रोटॉन को बोल सकते हैं 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन को बोल सकते हैं कि 1.674। ठीक है, तो यहाँ पे बस 2 का जगह 4 हो जाता है, मतलब बहुत ही लिटिल डिफरेंस होता है बिटवीन द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनको हम अप्रॉक्सीमेट इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट तक हम राउंड ऑफ करते हैं मेनली, तो 1.67 एंड 1.67 यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है, एटम विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तुम्हारे देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो देखो मास ऑफ कार्बन 12 होता है ये। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तुम 12 से तो तुमको नंबर जो मिलता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, यानी हम लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में AMU, या तो हम लिखते हैं यू। यूनिट मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, ये क्या होती है, यूनिट ऑफ मास होती है। ये जो तुम्हारा नंबर है ना 1.66, तो इसी नंबर को जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है इसको अगर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा नंबर अप्रॉक्स में 16 के इक्वल आ जाएगा। समझिए, तुम इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स में 14 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो हमको सिंपल नंबर मिल जाए ताकि उनको लर्न कर सकें, इसलिए क्या किया गया, एटॉमिक मास यूनिट को लाया गया। अभी देखो एक चीज़ अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन तो लर्न नहीं करते हो चैप्टर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये 1.67 होता है इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिखा है, यानी ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही है। ठीक है, बट यहाँ पे ये 1.67 है, ये क्या हो जाता है 1.66। तो ऐसे तुम याद रखते हो कि तुमको, ताकि ये भी याद रहेगा और ये भी याद रहेगा। कोई एक अगर याद है तो दूसरा भी रिलेट कर लेना कि हाँ वही 1 AMU के इक्वल ही होता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो 1.66 है, ये 1.67 है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो तुम ये नंबर भूल जाते हो कि ये क्या था, हमने NA पढ़ा है क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो एक्चुअल में तुम अगर 1 ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 करोगे ना तो ये इक्वल आता है NA के। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये 1 जो तुम्हारा 1 AMU के इक्वल होता है ना वो तुम्हारा NA के इक्वल आता है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि 1/NA कर लोगे। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको न्यूमरेटर में भेज दो, तो 1/NA इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। समझे, तो तुम्हारा NA और MU का है आपस में रिलेटेड है। तो मान लो अगर तुम भूल भी जाते हो कि कभी कि 1 AMU कितना होता था तो 1/NA कर लेना, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम निकाल लोगे तो तुमको 1 AMU की यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ से आया कि 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। GP तुम क्या रखोगे, याद रखोगे रिजल्ट। मैंने बता दिया कि तुम कैसे निकाल सकते हो बट तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मासेस। तो पहले तुम्हारा है एक्चुअल मास, जो तुम्हारा एक्चुअल मास जो तुमको मैंने यहाँ पे दिखाया कि तुम्हारे ये क्या है, उसके एक्चुअल मास हैं। ठीक है, जो तुम एक्चुअल में पढ़ते हो ना ये 14, 13, 12, ये इनके एक्चुअल मास नहीं होते, ये क्या होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं। ये क्या होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास भी क्यों, क्योंकि तुमने 1/66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड करके निकाला है इसको। यानी जो कार्बन 12 है आइसोटोप का, उसको अगर मास को 12 से डिवाइड किया, वो जो नंबर आया उसके रिलेटिव में तुमने इसका मास निकाला है, तो वो तुम्हारा है वहाँ पे। तो वहाँ पे एटॉमिक मासेस नहीं, वो एक्चुअल में रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअल में मास ऑफ 1 एटम, जो एक एटम का मास होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। भाई अगर मॉलिकुलर मास बोले तो मतलब कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होगा, अगर फार्मूला मास बोले मतलब कि मास ऑफ फार्मूला गिवन, मतलब जो भी तुम्हारा फार्मूला गिवन है उसका मास होगा, वही तुम्हारा क्या होगा, फार्मूला मास होगा। मतलब ये सिंपल सी बात है, तुम्हारा सोडियम लिखा हुआ है तो सोडियम का तुम्हारा रिलेटिव मास कितना होता है, 23U। ठीक है, यू क्या होता है, यूनिफाइड मास, या फिर लिखो 23 AMU। ठीक है, कोई एक चीज़ यूज कर लेना जो तुमको यूज करना हो। ठीक है, अगर मॉलिकुलर मास की बात करें, मतलब तुम्हारा क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब क्या, Cl2।
ठीक है। अब Cl2 दिया तो तुम्हारा इसका मास क्या होगा, एक क्लोरीन एटम होता है तो उसका मास होता है 35.5। अब 2 क्लोरीन एटम तो कितना होगा 71U। ठीक है। अगर एक एटम एक मॉलिक्यूल या एक फॉर्मूला मास की बात करेगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, या तो यू होगी या तो क्या होगी AMU होगी। ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा फॉर्मूला मास मतलब तुम्हारा H2SO4 है। ठीक है। या तुम्हारा हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है यानी 2U, और प्लस तुम्हारा सल्फर का 32U। ठीक है। प्लस तुम्हारा 64U। अगर सम करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 98U। ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, एक अगर तुम फॉर्मूला लिखो 1H2SO4 तुम्हारा होगा तो उसका मास क्या होगा 98U होगा। ठीक है। ग्राम मत कर देना गलती से इसको। वही अगर बोले कि ग्राम एटॉमिक मास या फिर बोले ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब तो ग्राम देखो उसने पहले बोल दिया, इसका मतलब तुमको मास किस में बताना है, ग्राम में बताना है। अगर तुम मास को ग्राम में बता रहे हो मतलब वो मास किसी एक एटम का नहीं होगा, वो मास किसका होगा 1 मोल का मास होगा। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है Na मॉलिक्यूल्स, Na मतलब क्या 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। वही अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास की बात कर रहा है। वही अगर बोले मोलर मास, ना ही बोले कि ग्राम एटॉमिक मास, ना ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जो तुम्हारा अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास हो जाएगा, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल हो जाएगा तो मॉलिक्यूल का मोलर मास हो जाएगा, तुम्हारा कंपाउंड होगा तो वो कंपाउंड का मोलर मास हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी सी बात करेगा मोलर मास की या फिर ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। ठीक है। तुमको एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। मतलब एक मोल का निकालना है। तो तुम पहले क्या करो, ग्राफ जो तुम्हारा एटॉमिक मास में यूनिट में निकाला था ना, तो तुमको वही करना है। बस तुमको लास्ट में तुमका यूनिट क्या कन्वर्ट करनी है, यू की जगह क्या यूज करना है, जी यूज करना है। ठीक है। पहले तुम्हारे पास सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का 1 मोल का मास कितना होगा 23 ग्राम। ठीक है। बस तुमको यू को रिप्लेस करना है किससे, जी से। तो तुम्हारा मतलब क्लोरीन है। ठीक है। Cl2 है तो इसका मास कितना हो जाएगा 71, जो तुम्हारा 35.5 या 35.5 71 जगह यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। यूनिट आ जाएगा ग्राम। तो तुम्हारा H2SO4 है। ठीक है। तो तुम्हारा मोलर मास इसका पता करना, तो तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था, टू कन्वर्ट द मास टू द मोलर मास जस्ट रिप्लेस बाई AMU बाई जी। ये तो तुमको मैंने टाइप से रटा दिया कि हाँ यू को तुमको बस जी में कन्वर्ट करना है। देखो अगर ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, तो तुमने तुम्हारा अगर H2SO4 है, ठीक है, तुमने पढ़ा H2SO4 तुम्हारा एक अगर H2SO4 होगा तो उसका मास कितना होगा 98U होगा। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करोगे तुम ग्राम में, तो ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो 1U कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब तुमको बताना है एक मोल का, तो तुम्हारा अगर ये एक तुम्हारा H2SO4 होगा तो ये उसका मास है। अगर तुम्हारा एक मोल का बताना कि एक मोल H2SO4 है मतलब तुम्हारा Na को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। ठीक है। यानी 98U इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na। ठीक है। ये ग्राम इतना ही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एक मोल का मास हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तुम्हारा तुमको पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 1/Na लिखा हुआ है, तुमको अभी दिखाई चुका हूँ पहले। इसको अगर तुम 1/Na लिख दोगे, देखो Na कट गया, मतलब तुम्हारा जो U में मास था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम में। यानी अगर रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा तुम्हारा, उसको अगर यूनिट कन्वर्ट कर दो तो तुम U की जगह G कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा एक मोल का मास बन जाएगा। अब देखो देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास की यूनिट क्या थी तुमको पता है, जैसे कार्बन है तो कार्बन के तीन छोटों में कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, मतलब 13 मास वाला भी है, 14 मास वाला भी है और 12 मास वाला भी है। तो अब ऐसे तो हमको 3 मास अलग अलग रखेंगे क्या हम, नहीं। तो इसीलिए एक एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया। अब एवरेज एटॉमिक मास में कुछ नहीं हम करते क्या है, एवरेज निकालते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला बताने से पहले तुमको मैं सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास बकेट है, बकेट में तुम्हारे पास 3 रेड बॉल है। ठीक है। और तुम्हारे पास 4 ब्लू बॉल है और तुम्हारे पास 5 वाइट बॉल है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका मास क्या है M1 है एक बॉल का, इसका मास क्या है M2 है, इसका मास क्या है M3 है, और तुमसे मैं बोलूँ इसका एवरेज मास निकाल दो, तो तुम क्या करोगे 3 इंटू M1 प्लस 4 इंटू M2 प्लस 5 इंटू M3, मतलब टोटल मास निकालोगे पहले, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा टोटल मास आ जाएगा। तुम्हारा टोटल मास आ गया। अब तुम्हारे को एवरेज निकालना, तुम्हारे पास बॉल कितनी है 3 4 7 5 12, डिवाइड कैसे करोगे 12 है। तो ये तो एवरेज ऐसे निकालते हो ना, मतलब तुमको 3 नंबर का एवरेज निकालना हो तो क्या करते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है। तो यहाँ पे कितने बॉल हैं 12 बॉल्स हैं। ठीक है। तो 12 बॉल्स है तो टोटल मास अपॉन 12, तो तुमको ए ऑन एन एवरेज एक बॉल का मास कितना तुमको पता चल जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे करना, तो तुमको हमेशा क्वेश्चन भी उस पर तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है। इस पर तुमको जेई में क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तुमको क्या बोलेगा कि तुम्हारी रिलेटिव अबंडेंस बता देगा, रिलेटिव अबंडेंस बताएगा परसेंटेज में। जैसे कार्बन 12 है तुम्हारा 98.892, कार्बन 13 तुम्हारा है 1.108, कार्बन 14 तुम्हारा है 2 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। ये इनके क्या है एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है। AMU में मास नहीं क्या है रिलेटिव एटॉमिक मासेस है। तुमसे बोलेगा बताओ इसका
एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, यानी एक्चुअल में जो मास हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास तुमको ये पता है कि इनकी परसेंटेज अबंडेंस ये है। तो सपोज कर लो कि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 100 है। जैसे तुम 100 मान लोगे वैसे तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन 12 कितने हो जाएंगे, 98.892, कार्बन 13 कितना हो जाएगा 1.108, और कार्बन 14 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻24। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुम्हारे क्या जाएगा टोटल मास ऑफ कार्बन 12, यहाँ से आ जाएगा टोटल मास ऑफ कार्बन 13, यहाँ से आएगा टोटल मास ऑफ कार्बन 14। अब इन सबको अगर ऐड कर दो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा। अगर तुमको अगर एवरेज निकालना है उसका, तो तुमने कितना माना था कि 100 एटम्स है, तो डिवाइड कैसे करोगे 100 से, तो तुमको क्या मिल जाएगा, ऑन एन एवरेज एक एटम का मास मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस डॉट 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 AnXn अपॉन 100। मतलब ये कि तुम्हारा मतलब अगर A1 A2 और A3 क्या है, मासेस हैं आइसोटोप के, अगर X1 X2 Xn क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है। तो तुम्हारा रिलेटिव अबंडेंस इनटू उसका मास, रिलेटिव अबंडेंस इनटू उसका मास प्लस रिलेटिव अबंडेंस उसका मास डॉट 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 प्लस रिलेटिव अबंडेंस उसका मास, ठीक है, AN डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए तुम कैलकुलेट करके देख लेना, जो तुम्हारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.011, ठीक है, ये तुम्हारी आ जाएगी U। तो यही तुम क्या करते हो, मास याद करते हो, ठीक है। तुमने तुम्हारा हाइड्रोजन का क्या आता है 1.008 आता है, तुमने देखा होगा अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा होता है। तो देखो अब हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो पहले एक चीज बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज को रिलेट करना, ठीक है, उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट आएंगे। पहले हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। अगर तुमसे कोई बोलता है 1 डजन, तो उसका तुम मतलब क्या समझते हो, तो 1 डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। अगर बोलता है 1 डजन बनाना, मतलब 12 बनाना। अगर बोलता है 1 डजन एप्पल, तो 12 एप्पल। वैसे अगर बोलता है 1 मोल, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 डजन का मतलब होता है 12, वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है Na। तुम्हारा मतलब क्या, एवोगाड्रो नंबर, जो कि इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो पहले तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ 12 आदमी है, ठीक है, सबके पास दो दो पैकेट्स हैं, और हर पैकेट में बोलूँ कि 10 चॉकलेट है, तो ये मैं तुमको बता दिया इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर 1 डजन पीपल हैं, तो बताओ कितनी पैकेट्स होंगे, ठीक है। तो अगर 1 डजन पीपल है मतलब क्या, 12 लोग हैं, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन तुम्हारी क्या होगी, 12 लोग हैं। अब 12 लोग हैं, तुमको पता है एक के पास ना 2 पैकेट हैं, यानी 12 लोग हैं तो उसके कितने पैकेट हो जाएंगे, 12 इंटू 2 यानी 24। अगर मैं पूछता कि बताओ कितने टोटल चॉकलेट्स होंगे, तो तुम पहले क्या करते, 1 डजन है मतलब कि 12 लोग हैं। अब 12 लोग हैं, हर के पास 2 पैकेट है, तो 12 लोगों के पास कितने पैकेट हो गए, 24 पैकेट हो गए। अब तुमको पता है कि हर एक पैकेट में कितने हैं, 10 चॉकलेट है। अगर एक पैकेट में 10 चॉकलेट है, तो 24 पैकेट में कितने हो जाएंगे, 240 चॉकलेट्स। तो सिमिलरली तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट भी होता है। अब यही चीज हम अभी मोल कॉन्सेप्ट में रिलेट करेंगे इसको। तो पहले देखो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द Na पार्टिकल्स, ठीक है। Na पार्टिकल्स लिखा क्योंकि ये तुम्हारा एटम भी हो सकता है, तुम्हारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये तुम्हारा कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। जो भी बोलेगा, जो भी एंटिटी बोलेगा वो एंटिटी होगी। यानी 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और कंपाउंड भी हो सकता है। अब देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, ये चीज तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुमसे बोलता है कि 1 मोल एटम, अगर उसने 1 मोल एटम बोला है, मतलब वहां पे Na एटम्स होंगे। अगर उसने 1 मोल मॉलिक्यूल बोला है, तो मतलब वहां पे Na मॉलिक्यूल होंगे, मतलब जिसकी बात की जा रही है ना, वो Na होगा, ठीक है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब कि Na मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में मान लो तुम्हारे पास एक्स एटम है, तो तुम्हारे पास अगर Na मॉलिक्यूल है, तो तुम्हारे Na मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, एक्स इंटू Na, ठीक है। सिंपली तुम्हारा 1 मोल कंपाउंड बोलता है, ठीक है, तो मतलब क्या कि Na नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये तुमसे बोलता है मान लो 1 मोल ऑफ H2SO4 है, अगर पूछे इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो तुमको पता है अगर तुम इसका एक मॉलिक्यूल लोगे, तो वहां पे कितने 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, मतलब तुम्हारे पास टोटल 7 एटम है, ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल लोगे। बट तुम्हारे पास कितने हैं यहाँ पे, Na है, तो Na इंटू 7, ये क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पूछता, तो सबके तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, वो मल्टीप्लाई आता। तो यानी 1 मोल Na का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Na। 1 मोल अगर मान लो बोले क्लोरीन, तो उसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
इतने मॉलिक्यूल है इसके। अब तुमको पता है इसका अगर एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें 2 एटम है क्लोरीन के, तो अगर इतने मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा, 2 Na एटम्स। ये तो तुम्हारी सिंपल मैथ है ना, कि अगर तुम बोलते हो एक पेन इतने कहता है तो 5 पेन कितने के होंगे, ठीक है। तो वही लिखा देखो 1 मोल ऑफ H2SO4, तो यह 1 मोल ऑफ H2SO4 मतलब 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इतने H2SO4 है। अब तुमको पता है अगर इसका एक मॉलिक्यूल लोगे तो वहां पे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 7। अब तुमको पता है यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, Na × 7। मान लो तुमसे ये ना बोल के बोलता है यहाँ पे बताओ कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तुमको पता है अगर एक मॉलिक्यूल होता है तो वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है। अगर इतने मॉलिक्यूल लोगे तो कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, 2 × Na। या फिर तुमसे बोलता बताओ कितने ऑक्सीजन एटम है, तो तुमको पता है कि एक अगर मॉलिक्यूल होता है तो उसमें 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो अगर इतने तुम्हारे H2SO4 होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 × Na। यही बोलो कि अगर ये 1 मोल H2SO4 लोगे तो उसमें 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। 4 × Na मतलब क्या, ये Na मतलब क्या होता है, 6.022 × 10⁻23, यानी यही तो 1 मोल होता है, यानी 4 मोल। अगर तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास 1 मोल H2SO4 है तो मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 मोल सल्फर होगा और 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम। सिमिलरली अगर तुमसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 5 मोल CO2 गैस है, ठीक है। अगर 5 मोल CO2 गैस है तो मतलब क्या, यहाँ पे 5 मोल कार्बन है, 5 × 10, 10 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करके देखना चाहो तो देखो अगर 5 मोल है तो तुमको पता है Na तुम्हारा 1 मोल में कितना होता है, Na मॉलिक्यूल होते हैं। अब 5 मोल है तो तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 5 × Na। ये क्या होंगे, इतने CO2 के मॉलिक्यूल होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में तुमको पता है कि एक कार्बन एटम है, तो तुम्हारे इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम हो जाएंगे, 5 × Na होने वाले, यानी 5 मोल हो जाएगा। और तुमसे बता जाए ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो तुमको पता है एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, 2 × 5 × Na, यानी 10 Na, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 मोल। तुमको मैंने डिटेल में समझाती, बट तुमको डायरेक्ट करना आना चाहिए। अगर तुमसे बोले कि यहाँ पे 5 मोल CO2 है, मतलब यहाँ पे 5 मोल कार्बन है और 5 दूनी 10 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखो हम कितनी तरह से मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन हाउ मेनी वेज अ मोल कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो मोल को हम कन्वर्ट करते हैं 3 तरीके से। या तो हम उसको मोल को अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तुम देख ही चुके हो, 1 मोल मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल्स, ठीक है। हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ग्राम में, तो ये भी तुमको बता चुका हूँ। ये तुम्हारा जो 1 मोल होता है मतलब वहां पे क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास का होता है, ठीक है। तो यानी मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यही उसका मोलर मास होता है, ठीक है। ये भी तुम देख चुके हो। अगर वॉल्यूम की बात तो ये भी तुमको मैं बता चुका हूँ कि अगर 1 मोल होता है तो उसमें 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होता है। अगर ओल्ड कन्वेंशन देखोगे और न्यू कन्वेंशन देखोगे तो 22.7 लीटर होता है, ठीक है। सारी चीजें तुम देख चुके हो, बट तुमको मैंने यहाँ पे कर दिया, एक पास में कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैं तुमसे बोले कि तुम्हारे पास 5 मोल CO2 है, ठीक है। अगर तुम्हारा 5 मोल CO2 तो इससे तुम क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। कि तुम्हारा 5 मोल CO2 है मतलब वहां पे Na × 5 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, CO2 के। तो तुमको पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na मॉलिक्यूल्स। अब 5 मोल है यानी 5 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। और तुम इससे क्या पता कर सकते हो कि इसका मास क्या होगा, ठीक है। तो इससे मास भी पता कर सकते हो इसका, कि एक अगर तुम्हारा मोल होता तो उसका मास क्या होता है, वो मोलर मास होता है, जो कि कितना होता है, 12 + 32 यानी 44 ग्राम एक मोल का। 5 मोल यानी 5 × 44 ग्राम। तो तुम मोल से तुमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, मोल से तुमने मास भी निकाल लिया। और सिमिलरली तुम मोल से क्या निकाल सकते हो, गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो अगर गैस होगी तभी उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैस होती है, तुमको पता है, तो इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। अगर 1 मोल होता है तो तुम्हारा वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। अगर ओल्ड कन्वेंशन देखे तो, और यहाँ पे 5 मोल कितना हो जाएगा, 22.4 × 5 लीटर, ठीक है। यानी तुमको अगर मोल दिया है तो उससे तुम 3 चीजें निकाल सकते हो। वही मैं तुमको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता कर सकते हो, उसका मास पता कर सकते हो, अगर वो गैस है तो उसका वॉल्यूम पता कर सकते हो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा 1 मोल = Na पार्टिकल्स। ये भी बोला कि 1 मोल = एटॉमिक मास इन ग्राम्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इज 22.4 या 22.7 लीटर ऑफ द गैसियस सब्सटेंस एट STP। अब देखो इसको अगर मैं एक लाइन में समराइज करूँ तो तुम्हारा ये है, ठीक है। इसको नोट बना के लिख लेना कि 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल = एटॉमिक मास इन ग्राम = 22.4 लीटर एट STP। तो ये चीज हम बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो तुमको पता है कि तुम एक मोल को 3 चीजों में कन्वर्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मास में और वॉल्यूम में। इसका मतलब तुम अगर तुमको किसी का मोल निकालना है, तुम 3 तरीके से निकाल सकते हो। एक तुम निकाल सकते हो उसके मास से, एक तुम निकाल सकते हो उसके पार्टिकल से, एक तुम निकाल सकते हो उसके वॉल्यूम से, ठीक है। तो मान लो तुमको अगर दिया है अमाउंट गिवन है, अमाउंट मतलब कि नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स दिया है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जो भी तुम्हारे पार्टिकल्स गिवन है क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाय कि तुम्हारे एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी उससे डिवाइड कर देंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर तुमको मास गिवन है तो तुम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, तो मास गिवन है तो तुम्हारा जो भी मास गिवन है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास क्यों, तुमको मतलब जो डिवाइड करना होता है ना, वो डिवाइड वो चीज करनी हो जिस क्वांटिटी का यूज करके तुम उसका मोल निकालना चाह रहे हो ना, तो 1 मोल में वो क्वांटिटी कितनी होगी उससे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे तुम्हारा 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं तो Na से डिवाइड किया। यहाँ पे तुम्हारा 1 मोल में जो मास होता है उसकी बोलते हैं मोलर मास, इसलिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तुमको वॉल्यूम पता है 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो इसलिए हम उस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 मोल में वो क्वांटिटी जितनी होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 और 22.7, तो बता ही चुका हूँ। या तो तुमको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि तुमको क्या यूज करना है, अगर नहीं दिया है अगर एडवांस में है तो ये यूज करना, अगर मेंस में है तो 22.4 यूज करना, बाकी देख लेना। अगर वही अगर तुम्हारा चूज द करेक्ट ऑप्शन है तब तुम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो देखो मैंने ये तुमको कर दिया यहाँ पे समराइज। ठीक है, यानी तुमको मोल पता है, मोल से तुमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम तुमको पता है, वॉल्यूम नंबर मतलब क्या 22.4 या फिर 22.7। ठीक है, ऐसे नंबर याद हो। मास का मतलब क्या होता है, मतलब कि मोलर मास। नंबर का मतलब क्या होता है, Na नंबर। अगर तुम मोल से वॉल्यूम निकालोगे तो 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मोल से नंबर्स निकालोगे Na से मल्टीप्लाई करोगे। तुम अगर मोल से मास निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे। वो अगर उल्टा ना, तुमको मास से मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करते हो, और तुम यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम से इसमें मोल में आना हो तो 22.4 से डिवाइड करते हो, वही तुम्हारा नंबर से मोल में आना हो तो Na से डिवाइड करते हो। तो अभी हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारी ये 3 चीजें तुमको पता होनी चाहिए, तुम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये चीज बहुत अच्छे समझना, मान लो तुमको बोले C4H12O2 का होल 4, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे C4 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन एटम है। H10 लिखा है मतलब यहाँ पे 10 हाइड्रोजन एटम है। O2 लिखा है मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे होल 4 लिखा है मतलब क्या, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल मानूं तो तुम्हारे ये कितने हैं, ये 4 हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल है, समझे। तो यानी टोटल कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौकू 16, यानी 4 × 4, यानी इस नंबर को क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 × 10। ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 4 × 2। ठीक है, तो ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये चीज में गलती मत करना। तो तुम्हारा यहाँ पे जो ये नंबर होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा यहाँ पे नंबर होता है होल में, यहाँ पे दिखाता है कितने फॉर्मूले होंगे, अभी बोले कि कितना मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारे यहाँ पे ऐसे है, तो अगर बोले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, एक्स यहाँ पे है तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पे होल में ए, यानी X × A नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, Y × A नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, Z × A। सिमिलरली अगर तुमसे बोले कि 1 मोल है ये, ठीक है, तुमसे बोले कि 1 मोल है, बताओ तुम्हारे यहाँ पे कार्बन कितना मोल होगा, तो यहाँ पे देखो X × A, तो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने होंगे, XA। तो तुम्हारा 1 मोल है मतलब Na मॉलिक्यूल्स है, तो कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, Na × XA, मतलब तुम्हारा XA मोल। ठीक है, Na क्या है, ये मोल होता है, इसको कन्वर्ट कर दो मोल में। मोल में कन्वर्ट करने के क्या करोगे, Na से डिवाइड करोगे, तुमको ये नहीं पता है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, XA मोल आ जाएगा। ठीक है, यानी XA मोल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा YA मोल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा ZA मोल आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को बताते समझ लेना कैसे हम उसको मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ क्लोरीन गैस इज 142, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। अब देखो मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो क्या करोगे, एक मोल का तुमको मास निकालना पड़ेगा इसका, क्लोरीन गैस का। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्लोरीन गैस लिखा है मतलब ये Cl2 है, अगर सिर्फ क्लोरीन लिखता तो मतलब क्या होता, क्लोरीन होता। तो यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो कभी कभी, तुमको पता है क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है तो उसका मास कितना होता है 71 U, अगर एक मॉलिक्यूल होता है, बट यहाँ पे एक मोल का मास कितना होता है 71 ग्राम, बस तुमको यू को जी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या होता है, मोलर मास। तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे कितने आ जाएंगे 142 डिवाइड बाई 71, यानी कितना आ जाएगा 2 मोल। तुम्हारा सेकंड पूछा उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तुम्हारा एक मोल रहता है तो उसमें तुम्हारे कितने होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे तुम्हारा कोई भी कंपाउंड हो। ठीक है, तुम यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 2 × Na। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। अब अगर यहाँ पे बोले नंबर ऑफ एटम्स बताओ बोला है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तुमको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना
पड़ेगा। तुमसे मान लो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछता है, तुम क्या करते हैं, पहले मोल निकालते हैं, मोल के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल पे आते हैं, तो नहीं स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर मॉलिक्यूल से कहाँ पे आओगे, एटम पे आओगे, मतलब पहले बड़ी यूनिट, उससे छोटी यूनिट, उससे छोटी यूनिट, ठीक है। तो तुमको नंबर ऑफ एटम बताना है, तो तुमको पता है कि तुम्हारा एक मॉलिक्यूल होता है तो वहाँ पे 2 क्लोरीन एटम आते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 × Na मॉलिक्यूल है। कितने एटम हो जाएंगे, 2 × Na × 2, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो ये तो मैथ है ना सिंपल, इसमें तो तुमको समझाने को जरूरत है नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा तो चौथा ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ कितने होंगे। तुमको पता है क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 17 अगर यहाँ पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, अगर तुम्हारा एक क्लोरीन एटम होता है तो तुम्हारे इतने क्लोरीन एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, यानी 2 × Na × 2, ठीक है। नहीं इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, एक्चुअल में ये 4 × Na, तो इतने क्या है तुम्हारे क्लोरीन एटम है। तो तुमको पता है एक क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन होते हैं, तो अगर इतने यानी 4 Na क्लोरीन एटम है तो कितने हो जाएंगे, 17 × 4 × Na, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इससे भी निकाल सकते थे, चाहते तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते थे। तुमको पता है अगर एक एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, उसमें प्रोटॉन होंगे तुम्हारे 34, एक में हो गया तुम्हारा 34, और तुम्हारे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 2 × Na है, तो कितना हो जाएगा, 2 × Na × 34, तो ये भी सही है, ठीक है। तो तुमको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अब पांचवा तुम्हारा बोला है वॉल्यूम निकालो इन लीटर्स। तो तुमको पता है अगर 1 मोल होता है तो तुम्हारा उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर में, ओल्ड कन्वर्जन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा 2 मोल होगा तो तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 × 22.4 लीटर। ये तो तुम्हारा होगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग की। पहले तुम अगर तुमको मान लो मॉलिक्यूल पूछा होता तो तुम पहले मोल निकालते तब उसके मॉलिक्यूल निकालते। तुमसे मान लो अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो तुम पहले मोल निकालते फिर मॉलिक्यूल पे जाते तब एटम निकालते। तुमसे अगर प्रोटॉन पूछा है तो तुम पहले मोल निकालते फिर मॉलिक्यूल निकालते फिर एटम निकालते तब प्रोटॉन निकालते, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब थोड़ा एक लंबा मेथड भी बोल सकते हैं। वैसे तो इजी है, सिंपल है, और डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तुमको मैंने एक लाइन ऊपर क्या लिखाई थी, तुमको मैंने एक लाइन क्या लिखाई थी, तुम्हारा अगर बोलो यहाँ पे देखो क्या है, क्लोरीन गैस है, तो पहले जो लिखा है वही लिख दो, यानी 1Cl2, यानी कि ये 1 मोल होगा। 1 मोल के लिए पहले हम लाइन क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो अगर 1 मोल Cl2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे Na क्या होंगे, Cl2 के मॉलिक्यूल होंगे, वहां पे क्या होंगे, 71 ग्राम ऑफ Cl2 होगा, वहां पे क्या होगा, 22.4 लीटर Cl2 होगा। तो तुमको बता रहा हूँ डायरेक्ट वाली चीज, वो तुम ऐसे कर सकते हो, मतलब कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पे तुमको रिलेट करने की जरूरत पड़ सकती है। मतलब जैसे मान लो मुझे मोल ना पूछ के उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, हम डायरेक्ट मॉलिक्यूल भी पता कर सकते हैं मास से, ठीक है। तो मास और मॉलिक्यूल भी रिलेटेड तो है। देखो तुमको क्या पता है यहाँ से, कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन होगा, यहाँ पे तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंपल सी बात, तुमको ये तुमको पता है। अगर 71 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर 1 ग्राम होगा तो तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na/71। और क्वेश्चन में कितना दिया, 142 ग्राम में पूछा, यानी 142 ग्राम में कितने होंगे, Na × 142/71, यानी क्या आ गया, 2 × Na। यही देखो हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, 2 × Na आया था, ठीक है। तो एक तो वैसे निकाल सकते हैं कि मोल से जाओ फिर मॉलिक्यूल पे आओ, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं हमको मोल्स पहले निकालना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये तुमको मैं क्यों बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे तुम मोल निकालने जाओगे तो बहुत गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो वहां पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, हम मोल वाले झंझट में फंसते नहीं है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ नहीं, तुम्हारी सिंपल मैथ। ये तो तुमने लोअर क्लास में क्या पढ़ते हो, तुम्हारे पास बोल देता कि 5 पेन है, इसका प्राइस इतना है, तो बताओ अगर तुम्हारे पास 7 पेन होंगे तो कितना प्राइस होगा। तो कैसे निकालते हो, तुम पहले लिखते हो कि 5 पेन है तो उसका प्राइस मान लो x है, फिर क्या निकालते हो, एक पेन का निकालते हो, तो एक पेन का कितना होता है, x/5, इसको नीचे ले जाते हो, फिर तुमको निकालना है 7 पेन का, तो तुम क्या करते हो, x/5 × 7। तो यही हमने यहाँ भी किया। देखो 71 होगा तो उसमें Na मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 होगा तो 1 ग्राम होगा तो कितना होगा, Na/71, और 142 ग्राम होगा तो कितना होगा, Na × 142/71। तो वही हमने यहाँ भी किया है। तो सिंपल तुम्हारी मैथमेटिक्स है, तो मोस्टली क्वेश्चन ना इस मेथड से सॉल्व करना, मोस्टली क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं, गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे हर जगह काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर वेरिएबल दे देगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा होगा, तब तुम फॉर्मूला से सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इस पे अभी तक जेईई मेंस में 2025 में भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इस पे हम कर देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर हम आएंगे मेन मोल कॉन्सेप्ट पे, फिर तुम को बताएंगे कि कैसे तुम्हारे रिएक्शन लिखी होती है उसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इजीली। फिर हम लिमिटिंग रीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी वो भी करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।